हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक और अपनी नई वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपका फिजिक्स का पीवाईक्यूज़ फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो पीवाईक्यूज़ होंगे वो आपके एनडीए 2000 एनडीए टू 2024 के पीवाईक्यूज़ हो गए, ठीक है। अच्छा, ये फिजिक्स पहले तो हम आपकी मैथ्स की वीडियोज़ लाने वाले थे, लेकिन फिजिक्स की वीडियोज़ लाने के लिए इसलिए हम मजबूर हो गए क्योंकि आप लोगों ने हमको जो मेरी पिछली फिजिक्स की वीडियो थी उसमें इतना ढेर सारा प्यार दिया है, तो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच, राइट। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, उसके बाद में आप लोगों ने कमेंट किया है। कमेंट में भी आपने बताया है कि कुछ लोगों ने बोला है कि सर आप थोड़े से और पीवाईक्यू लेके आइए जीएटी के। तो हम आपके सामने फिर से पीवाईक्यू की सीरीज जीएटी के ही फिजिक्स के पीवाईक्यू हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियोस को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम आपके लिए और भी कंटेंट लेके आ जाएं, राइट। आप लोग, हमें पता है कि बहुत मतलब इन्जॉय कर रहे हो हमारी वीडियो के साथ में, तो इट इज़ माई ड्यूटी टू सर्व यू, राइट। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग माई ड्यूटीज़। तो ये है, इसलिए हम आपको फिजिक्स की वीडियो लेके आ गए हैं, लेकिन मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी पेंडिंग में है, तो वो भी आपको जल्दी से जल्दी आपको चैप्टर वाइज मैथ की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन आपका। लिखा है टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन is connected in parallel with a resistance of 36 ohm. The equivalent resistance of the combination of 3 resistor each. देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि हम लोग जब भी कभी कोई रेजिस्टेंस होता है तो उसको सीरीज में जोड़ सकते हैं और हम लोग पैरेलल में जोड़ सकते हैं। इसने क्या किया है, अब की बार में सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया है। जैसे कि एक रेजिस्टेंस ऐसे करके आपका दिया है 5 ओम का, और एक रेजिस्टेंस ऐसे करके दिया है आपका 7 ओम का। ये आपका कितना है, 5 ओम का है, ये आपका 7 ओम का। ये दोनों आपके कैसे जुड़े हुए हैं, आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको इन्होंने, एक पैरेलल है 36 ओम का, उसके साथ में जोड़ दिया है, ठीक है। और इस सब के बाद में एक जो है बैटरी लगा दी है, और वो बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपका क्या है, बी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमको पता है कि सबसे पहले हम लोगों को ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि 5 ओम और 7 ओम मेरे किस में है, 5 ओम और 7 ओम मेरे सीरीज में है। तो हम आपको पहले ही तो बता चुके हैं कि जो मेरा आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट आर डैश, इसको हम ले रहे हैं। आर डैश का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 5 ओम एंड 7 ओम, ठीक है। तो आपका इसकी इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर डैश इक्वल्स टू R1 प्लस का R2। इसका मतलब क्या हुआ, 5 प्लस का 7, ठीक है। तो आपका आर डैश आ गया आपका 12 ओम। ये आपका, यानी कि अगर हम एक काम करें, हम इसको रफ कर दें, और हम इसको रफ करने के बाद में केवल इतना कर दें कि यहाँ पे हम आपका एक ही केवल रेजिस्टेंस रखें, और जो कि 12 ओम का रख सकते हैं। ये मेरा इक्विवेलेंट का फायदा होता है, ठीक है। अब आपको दिख रहे होंगे कि दो रेजिस्टेंस हैं जो आपके किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो वो मेरा हो जाएगा टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/r डैश हो जाएगा, और प्लस 1/r3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, प्लस, सॉरी यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट होगा, 1/r इक्विवेलेंट होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/36। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 आपका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 3 36, और 36 बन जा 36। तो ये आपका हो जाएगा 4/36, ठीक है। तो 4 बन जा 4, 4 9 जा 36। तो यहाँ से 1 जो आर इक्विवेलेंट है वो आपका क्या निकल के आ गया, 1/9 निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आर इक्विवेलेंट है वो आपका क्या आ गया, वो आपका 9 ओम आ गया। आपका क्या आ गया, 9 ओम आ गया। तो हम लोगों से आर इक्विवेलेंट पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिल रही होगी कि पिछले जो एग्जाम था उसमें भी आपका सीरीज और पैरेलल से क्वेश्चन पूछे थे, और इस एग्जाम में भी सीरीज और पैरेलल से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस सीख के जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये हमने आपको सॉल्व करा दिया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शोन इन द फिगर आर 2 होलो क्यूब्स। तो एक होलो क्यूब C1 है और C2 है, ऑफ निग्लेजिबल मास। इन लोगों के मास नहीं है। लिखा है पार्सली फिल्ड विद डिपिक्टेड बाई डार्कनेस एरिया। ये लोग इतने यहाँ तक भरे हुए हैं, ठीक है, ये इतना पार्सली फिल्ड है, ठीक है। चलो, उसके बाद में क्या कह रहा है कि इनकी जो डेंसिटी है, तो इसकी डेंसिटी आपका ρ1 दे दिया है, इसकी डेंसिटी आपका ρ2 दे दिया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि एक वाटर में फ्लो कर रहा है। आपको भी दिख रहा होगा, जैसे सपोज मान लो ये वाटर की एक टंकी है, तो इस टंकी में पानी भरा हुआ है, ये 2 क्यूब डालो हैं, तो ये वाला थोड़ा सा अंदर चला गया है और ये वाला थोड़ा सा ऊपर रह गया है। तो ये दोनों ही वाटर लेकिन फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अच्छा इसकी डेंसिटी जो आपका ρw दी है, वाटर की डेंसिटी क्या दिया है,
रो डब्ल्यू दे दिया है। देखो हमने आपको पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपका जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, हमने आपको पिछली बार भी बताया था, इस बार फिर से बता दे रहे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक टंकी है, इस टंकी में कोई भी लिक्विड हो, वो भी उसको बाद में देख लेंगे। तो जैसे मान लो मेरे पास में एक टंकी है और इस टंकी में मान लो हमने एक जो है क्यूब डाल दिया है, क्या डाल दिया है, एक क्यूब डाल दिया है, और ये क्यूब मान लो ये भरा है, खाली है, कोई भी क्यूब है। तो ये जो क्यूब है, जब ये क्यूब इस टंकी में जाता है तो पानी का लेवल, आपने भी कभी देखा होगा घर में आपके जो बाल्टी होगी, बाल्टी में जब पानी भरा होता होगा, तो आप लोग जब उसमें कोई भी मग आप लोग इसमें डालते होंगे तो आप लोग देखते हो पानी का जो लेवल वो यहाँ पे हो जाता होगा। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पे पहले पानी हुआ करता था अब उसकी जगह ले लेगा मग, उसकी जगह कौन ले लेगा, मग ले लेगा। इसका मतलब अब वो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो वो पानी अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर कर लेता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब कोई भी बॉडी किसी भी फ्लूइड में जाती है तो उस पर एक बॉयंट फोर्स लगता है। ये हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। उस पर एक कौन सा फोर्स लगता है, उस पर एक बॉयंट फोर्स लगता है। और ये जो बॉयंट फोर्स है ये आपका इक्वल होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो मेरा फोर्स है, इसने जितना फोर्स इस पर लगाया है वो उतना ही है जितना पानी को हटाया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या भी नहीं। यानी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का ही बॉयंट फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अब सोचने वाली बात है कि ये वाला इसमें, ये जो सेकेंड वाला है वो इसमें ज़्यादा अंदर की तरफ है, आपको दिख रहा है, ज़्यादा अंदर की तरफ है, आपको दिख रहा है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग ये कहता है कि कोई भी बॉडी है वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। कब मर्ज हो जाएगी, जब वेन जो बॉडी है, जो उसकी डेंसिटी है, जो बॉडी की डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, और जो फ्लूइड की डेंसिटी है उससे, यानी कि जो बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होगी फ्लूइड की डेंसिटी से, ठीक है। अब हम लोग C1 का केस समझते हैं। C1 का केस ये है, C1 जो है बॉडी में पूरी तरीके से कम्प्लीटली सबमर्ज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा C1 का ρ1 है, इसकी जो डेंसिटी है वो आपकी वाटर की डेंसिटी से कम होगा। पहला केस तो ये बन गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से सबमर्ज नहीं है। पूरी तरीके से सबमर्ज होता तो हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, पूरी तरीके से सबमर्ज नहीं है तो हम लोगों ने लेस देन का साइन लगाया है, ठीक है। सेकेंड वाला पोर्शन देखते हैं कि जो C2 वाला केस है, इसमें क्या देखा गया है, ये भी पूरी तरीके से सबमर्ज इसमें नहीं है। देखो थोड़ा सा पार्ट जो है ये वाला जो पार्ट है वो अभी भी ऊपर है। इसका मतलब यहाँ भी जो ρ2 है वो भी आपका ρw से तो कम ही है। ये दो केस यहाँ से निकल के आए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि कोई भी बॉडी जब कम्प्लीटली सबमर्ज होती है तो उसका जो रो ज़्यादा होगा, और जो फ्लूइड है उसका रो, यहाँ पे F लिख देंगे, जो फ्लूइड है उसका रो मतलब डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब ये, अब देखो ये वाली ज़्यादा सबमर्ज है, ये वाली कम सबमर्ज है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली डेंसिटी का रो ज़्यादा है और इस वाली डेंसिटी का रो कम है। क्लियर। अब इन एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम आपस में मिलाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ρ1 सबसे छोटा है, फिर ρ2 है, और फिर उन सबसे बड़ा है ρw। क्यों, क्योंकि कोई भी बॉडी इसमें पूरी तरीके से समर्ज नहीं कर पाई है। अगर पूरी तरीके से समर्ज कर जाती तो ρw जो है वो आपका सबसे छोटा होता, और ρ2 आपका बड़ा होता, और ρ1 भी आपका बड़ा होता, अगर ये दोनों आपस में पूरी तरीके से डूब जाते, समर्ज हो जाते। लेकिन अभी इस पर केस ये है, ये पूरी तरीके से समर्ज नहीं हुए हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होगी। तो ये दोनों ही केस में वाटर की डेंसिटी से कम होगी, और अगर दोनों का एक दूसरे के रिलेट में देखा जाए तो ये ज़्यादा सबमर्ज है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये कम सबमर्ज है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी। तो ओवरऑल सबसे कम इसकी डेंसिटी होगी, फिर इसकी डेंसिटी होगी, और फिर आपके वाटर की डेंसिटी होगी, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं C ऑप्शन लिखा है, जिसमें ρ1 जो है उसकी सबसे कम डेंसिटी है, फिर ρ2 की डेंसिटी है, उसके बाद में फिर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो आपकी ρw की है। तो इस तरीके से ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आया और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग पे क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई भी बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होती है तो उस बॉडी का जो रो होता है वो ज़्यादा होता है उस फ्लूइड से। लेकिन अगर नॉट सबमर्ज होती है तो आपका जो फ्लूइड है उसका रो ज़्यादा होता है बॉडी के रूट से, जैसा कि आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। फर्स्ट नंबर तब लगेगा जब बॉडी पूरी तरीके से डूब जाएगी।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक एस्ट्रोनॉट है हुज वेट ऑन द अर्थ इज 600 न्यूटन। मान लो अभी आपके रिसेंटली एक मिशन हुआ था एक्सियम 4 करके, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक्सियम 4 करके एक मिशन हुआ था जिसमें शुभांशु शुक्ला जिसमें गए थे लखनऊ के। तो क्या हुआ था, उन्होंने सपोज उनका ही एग्जांपल ले ले रहे हैं, जैसे मान लो ये मेरा अर्थ है और अर्थ पे ये मान लो कोई भी पर्सन खड़ा है, जैसे आप भी खड़े हो सकते हैं। तो इसका जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है mg, ठीक है। तो m इसका मास है और g मतलब इसका एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जनरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और यही मेरा टोटल ग्रेविटी का फोर्स है। तो वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने फील किया है 600 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं। अब क्या हुआ, इनको जो है सैटेलाइट में बैठाला गया और उसके बाद में इनको ले जाया गया ऊपर की तरफ। जो एक ऊपर बना है मेरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है। वो स्टेशन अर्थ के चारों तरफ अपनी वेलोसिटी से घूम रहा है, जिसकी वेलोसिटी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये घूम रहा है, तो आपने जब विजुअल्स आए होंगे, आपने देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो आपने देखा होगा जब ये बंदा कोई भी बंदा है, जब एस्ट्रोनॉट कोई भी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाता है तो उसका जो है इंटरनेशनल स्टेशन ये स्पेस है, ये भी ग्रेविटी यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। लेकिन ये घूम रहा है और जो बंदा है वो भी बंदा अंदर जो बंदा गया है उसका, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में आपने देखा होगा ज़मीन पे कभी टच नहीं होते हैं, उड़ते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो फ्लोट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं। अब आपको एक और हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि देखिए, हम अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा एक बात बताओ आपका मास कितना है, तो आप बताएंगे मेरा मास जो है वो 100 kg है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि आप फील कर सकते हैं कि आपका मास 100 kg है, तो आप कहेंगे यस आई कैन फील। क्वेश्चन कोई कह रहे हैं कि हम क्यों फील कर सकते हैं कि मेरा मास 100 kg है, तब आप लोग बताएंगे सर एक होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमको फील करवाता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई मास है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये मान लो आपका घर है और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आपका जो मास है वो 80 g, मतलब आपका मास है 80 और g आपका एक्सेलरेशन है, टोटल आपने फोर्स लगाया 80 g। तो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सरफेस आपके ऊपर लगाती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इसका केस ये है, ये जो n है, n की वैल्यू जो है वो आपका 80 g के बराबर होती है, ठीक है। अब इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है वो बंदा किसी के साथ टच में है ही नहीं, और जब वो बंदा किसी के साथ में टच में है ही नहीं तो उस टाइम पे जो उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका जीरो है, तो अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट जब कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाता है तो वो कभी भी अपना मास, अपना वेट कभी फील ही नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि कोई भी बंदा है वो वहाँ पे वेट लॉस फील कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई वेट ही नहीं है, वेट लॉस फील कर रहा है, तो उसकी केवल एक ही वजह है कि वो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो फील ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो सरफेस है उसे टच नहीं हो रहा है। तो यही लिखा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट इज ज़ीरो। ये इस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो बंदा एस्ट्रोनॉट में गया है वो कभी भी फील ही नहीं कर पाता है कि उसके अंदर कोई वेट भी है, ठीक है ना। तो ये आपका देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो जिसको आपका कॉन्सेप्ट पता होगा ओनली वही कर पाएगा, अदरवाइज मुश्किल होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए कितना अच्छा पूछा गया, ऊपर आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में पूछा गया, ऊपर अभी आपको क्या पूछा गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में पूछा गया, और नीचे ही अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में दे दिया है। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपने आप में कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स को, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका एक टाइप है, तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा याद रखो, कोई भी सरफेस होती है और जब हम किसी सरफेस को टच करते हैं तो वो सरफेस हमारे ऊपर जो फोर्स लगाती है उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा बात ये है कि जैसे मान लो मेरे पास में क्या कहते हैं कि एक वाटर है, सपोज वाटर है, आप लोग मतलब नहाने के लिए गए अब, ठीक है, तो आपने अपना पानी जो है मतलब पानी में हाथ डाला, पानी में अपने हाथ को क्या अंदर कर दिया, तो जब आपने देखा तो आपने देखा ये कि जो आपका कांटेक्ट है वो वाटर का और आपके हैंड का, इन दोनों का कांटेक्ट हुआ। तो जब इन दोनों का कांटेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली है कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो इस तरीके के कांटेक्ट फोर्स आपके बीच में लगते हैं, ये आपके डेली टू डेली लाइफ में लग रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए क्या लिखा है, इट अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कॉन्टेक्ट फोर्स वही होता है जब कोई भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे के टच में होती हैं तो उसको हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, इट सेटिस्फाइज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे एन लग रहा है ऊपर तो एम जी लग रहा है नीचे, और थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी होगा, लेकिन वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ गए ना, तो ये थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। तीसरा क्या लिखा है, इट में अपीयर बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। ये भी सही है, अभी हमने आपको बताया सॉलिड आपका हैंड था, वाटर आपका फ्लूइड था, तो ये तीनों सही है। तो इसलिए ये आपका डी आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, तभी आप लोग बता पाओगे। जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी एक तरीके का क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। मान लो आप किसी सरफेस पे जा रहे हो, चल रहे हो, तो जब आप चल रहे होते हो तो आप पे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे मान लो आपने कोई बॉल ली, क्रिकेट की कोई बॉल ली है, कोई भी बॉल ली, उसको आपने ज़मीन पर ऐसे करके लुढ़का दिया, तो आपने देखा क्या, स्लाइड करने के बाद में देखा क्या कि वो बॉल धीरे धीरे रुक गई। अब ये बात आपको भी पता है कि फोर्स कैन स्टार्ट द मोशन, फोर्स कैन स्टॉप द मोशन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इफ़ वो बॉल रुकी है तो ऑब्वियसली किसी न किसी ने रोकी होगी। इसका मतलब किसने रोकी होगी, तो वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स एक लगा है, फ्रिक्शन फोर्स, उसने वो आपकी बॉल को रोक दिया है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो ये 1 2 3 तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रे डायग्राम। अच्छा, इसमें आपको पूछा गया है कि सबसे पहले पूछा गया है इमेज कैसे बनती है, इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। तो हम आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि एक क्या है, जैसे मान लो रूल होता है, पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक लेंस है, मेरे पास में क्या है, कोई लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर यहाँ पर मेरे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा ही है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के पास में ये लेंस इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मान लो एक रे है, वो इंसिडेंट हो रही है, तो वो रे हमेशा इसके फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा ये इसका पॉइंट है सी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल पॉइंट। तो अगर ये लाइन इससे होके जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रे है वो ऑप्टिकल पॉइंट से होके जा रही है और उसी पे वापस आएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके के कुछ रूल्स होते हैं। थर्ड क्या है कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे फोकस होता, तो अगर एक लाइन है वो फोकस से होके जा रही है, तो उसके बाद में जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो आपको प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाएगी, और यहाँ पर आपका बन जाता है इमेज बन जाता है। ये इसके रूल्स होते हैं। अब आप लोग एक बात बताओ, ये इन्होंने एक फिगर बनाया है, ये लाइन फोकस से गई है, मान लिया फोकस से गई है, तो अगर कोई लाइन जब फोकस से जाती है तो उसको कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे होना चाहिए, लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो किया नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये 2F, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे 2F होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, R=2F होता है। ठीक है, उसके बाद में देखा है 2F, तो 2F पे एक इन्होंने ऑप्टिकल पॉइंट से निकाली है, वो देखो सीधी गई है, सीधी आई है, इसका मतलब ये पहली वाली लाइन तो एकदम करेक्ट है। सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है कि ये फोकस है या नहीं है, लेकिन ये बताया कि एक यहाँ से जाने के बाद में ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस से होगी, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फोकस से ही क्या होगा। दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रही है, यहीं पे इसका फिगर बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन थर्ड को भी देख लेते हैं। थर्ड में बता रहा है कि एक लाइन 2F से गई, उसके बाद में फिर मतलब आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, जबकि कोई भी लाइन जब F से जाती है तब पैरेलल होती है, 2F से जाने में पैरेलल नहीं होती, तो ये भी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ में आपका क्या दिया है, फोर्थ में आपको देखो सबसे पहले 2F पे दिया है, उसके बाद में 2F पे देने के बाद में ये लाइन सीधा यहाँ से, तो ये सही है। उसके बाद में ये F दिया है, F से सीधा क्या, ये भी पैरेलल। लेकिन एक चीज़ की गलती है यहाँ पे, दोनों लाइन कट यहाँ पे कर रही हैं, और उसके बाद में तो यहाँ पे बनना चाहिए था इसका इमेज, लेकिन इमेज उन्होंने पीछे बनाया है, तो मेरे हिसाब से ये डी ऑप्शन गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि एक यहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ पे इनको F लिखना था, लेकिन ये F लिखना भूल गए, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस था, उसका बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है लाइटनिंग इज ड्यू टू, क्या पूछा है, जो हम लोगों का थंडर स्टॉर्म होता है, तो जब हम लोगों का थंडर स्टॉर्म होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक लाइटनिंग होती है। सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो थंडर स्टॉर्म हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं थंडर स्टॉर्म जो होता है आपका, वो आपका एक क्लाउड होता है। क्या होता है, क्लाउड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कौन सा क्लाउड होता है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीवी क्लाउड। इस क्लाउड में ही आपका क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आपको थंडर स्टॉर्म जो थंडर है, आपको जो थंडर है
थंडर आपको बाद में सुनाई देता है और लाइटनिंग आपको पहले दिख जाती है। सबसे पहले आपको क्या दिखती है? लाइटनिंग दिखती है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको पहले दिखेगा फर्स्ट, ये आपको आफ्टर में दिखेगा। क्यों दिखता है? क्योंकि लाइटनिंग की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो आपकी साउंड है उसकी जो आपकी वेलोसिटी होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग देख सकते हैं इस चक्कर में ये लाइटनिंग पहले दिखती है और थंडरस्टॉर्म बाद में दिखता है। समझ गए ना बात को? थंडरस्टॉर्म बाद में सुनाई देता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि लाइटनिंग आखिरकार होती क्यों है, ये आपको समझना भी जरूरी है। मान लो ये तो बेसिक चीज़ है, ये आपको पता भी होना चाहिए लाइटनिंग आखिरकार आपके मतलब घर में क्यों होती है लाइटनिंग। तो ये चीज़ जरूरी है, पता होना चाहिए लाइटनिंग क्यों होती है, ताकि आपसे कोई पूछे लाइटनिंग क्यों होती है तो आप उसको समझा सको। चलो हम बताते हैं। देखो, लाइटनिंग होने के लिए सबसे पहले मान लो एक क्लाउड चाहिए। हमको क्या चाहिए? क्लाउड चाहिए। तो हम लोग क्लाउड बना लेते हैं। एक मान लो एक ये ऐसे करके हमने कोई क्लाउड बना लिया, ठीक है। और ये आपका घर है, ये आपका क्या है? घर है। ये आपका मकान बना हुआ है, ठीक है। ये आपका मकान बना हुआ है, ये आपकी क्या बोलते हैं रूफ है, इसके ऊपर आप खड़े हैं। हालांकि थंडरस्टॉर्म में खड़ा नहीं होना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, ताकि पता नहीं कब लाइटनिंग आपको भी टच कर जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। अब लाइटनिंग होने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि लाइटनिंग के लिए मतलब लाइटनिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके का, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए आपको चार्जेस। अब ये चार्जेस कहाँ से आते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। देखो, जब भी कभी क्लाउड की मूवमेंट होती है, जब भी कभी क्लाउड की क्या होती है? मूवमेंट होती है, तो जो क्लाउड हैं वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो एयर वाले पार्ट हैं वो आपके ऊपर की ओर चले जाते हैं। क्लाउड में दो चीज़ें होती हैं, एक एयर होती है, एक वाटर होता है, तभी तो मिलकर क्लाउड बनता है। तो एयर वाले पार्ट ऊपर चले जाते हैं, जो अपने साथ में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर ऊपर की ओर भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका यहाँ पे हम लिख सकते हैं एयर, और ये नीचे आपका वाटर वाला पार्ट आ जाता है। वाटर अपने साथ में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर यहाँ पे नीचे आ जाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका नीचे आ गया है वाटर वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, चूँकि इसके पास में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये जो मेरा क्लाउड है ये इसका लो लेवल वाला क्लाउड हो गया, इसको हम लोग बेस क्लाउड भी बोल सकते हैं। और ये मेरा अपर वाला क्लाउड हो गया, इसको हम लोग हाई क्लाउड भी बोल सकते हैं। मतलब सेम क्लाउड के दो डिवीज़न हो गए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब मेरे पास में चार्ज होते हैं, जब मेरे पास में चार्ज होता है तो वो चार्ज किसी दूसरी जगह पे भी चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय द इंडक्शन, बाय कंडक्शन और बाय फ्रिक्शन। ये तीन तरीके से चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आपका जो घर वाला पार्ट है या आपके घर में कोई भी बॉडी है, उसका जो पार्ट है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। ये जो प्लस माइनस जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे आपको बिजली चमकती दिखती है, ऐसे करके ये आपकी बिजली क्लाउड में चमकती है। तो ये होता है बिजली का चमकना। लाइटनिंग इज ड्यू टू। तो लाइटनिंग ड्यू टू क्या हो सकता है? द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लाउड। नहीं, ये लाइटनिंग नहीं होता है। द शॉर्ट सर्किट ऑफ द चार्ज बिटवीन द अपर एंड लोअर, ये भी लाइटनिंग नहीं होता है। द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑन द बेस, जबकि बेस में तो आपका नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ लेते हैं इसको। द इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड, देखो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे आ गया, बिलो द नेगेटिव चार्ज एट द बेस, देखो नेगेटिव चार्ज बेस में है। तो इस तरीके से ये आपका लाइटनिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइटनिंग क्या होता है, तो हमने आपको समझा दिया कि लाइटनिंग क्या होता है और क्यों होता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग सिचुएशन द बल्ब, एक बल्ब का साइन दिया है जो कि आपको क्रॉस लगा के दिया है, वुड ग्लो द मोस्ट। अब आपको समझना चाहिए कि आपका जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा कब, ग्लो ज़्यादा कब करेगा। तो इन सबको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग हमको एक बात बताइए, जैसे मान लो आपका जो घर है, तो आपके घर में एक जो है इलेक्ट्रीशियन आता है और वो आपके घर में वायरिंग करता है। मान लो आपका नया नया घर बना है, न्यू घर है आपका, तो जब वो न्यू घर है उसमें वायरिंग करने को इलेक्ट्रीशियन आएगा तो वो आपका वायरिंग करेगा। वायरिंग भी दो तरीके से होती है, एक वायरिंग होती है सीरीज में और एक वायरिंग होती है पैरेलल में। तो जो आपके घर की वायरिंग है वो पैरेलल में होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कि जो घर की वायरिंग होती है वो किस में होती है, तो आपको बताना पड़ेगा वो पैरेलल में होती है। अब पैरेलल से फ़ायदा क्या है भाई? पैरेलल में हो रही होगी तो कोई ना कोई तो फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा ये है कि जब हम लोगों ने एक पावर का, मान लो एक बल्ब है ये वाला क्रॉस वाला, और एक पावर का दूसरा बल्ब है वो हमने ऐसे कर दिया ये क्रॉस वाला, इन दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया। तो जब हमने सीरीज में लगाया तो इन दोनों का जब हम लोगों ने इक्विवेलेंट पावर निकाला तो ये पावर जो है वो आपका 1/P1 + 1/P2 हो गया।
और जनरली जो है पी ई की जो पी इक्विवेलेंट पर क्यू है इस पावर P1 और P2 दोनों से ही कम आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक आपका 60 वाट का बल्ब है और एक आपका 40 वाट का बल्ब है, तो आप देखेंगे अगर ये दोनों बल्ब सीरीज में लगे हैं तो आपका 40 वाट वाला बल्ब है वो मोस्ट ग्लो होगा और 60 वाला बल्ब है वो लीस्ट ग्लो होगा। और जबकि आप लोग घर में देखते हैं, जब आप लोग लाइट लेने के लिए जाते हैं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चॉइस से लेके आते हैं कि 20 वाट वाला चाहिए या 30 वाट वाला चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 30 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, 40 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना घर है उसमें आप अपने घर में जब आप अपने घर में कोई भी बल्ब है, यहाँ पे हम बल्ब लगा दे रहे हैं, कोई भी बल्ब है उसको आप लोग पैरेलल में लगाएंगे एक बैटरी के साथ में। जब आप उसको पैरेलल में लगाएंगे, सपोज इसका P1 वॉट है, इसका P2 वॉट है, तो जो P इक्विवेलेंट वॉट होता है वो आपका P1 प्लस P2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा, 60 वाट वाला बल्ब जो है वो तेज़ जलेगा और 40 वाट वाला बल्ब जो है वो धीमे जलेगा। समझिए ना बात को। यानी यहाँ पे कहानी ये हुई कि जब आप पैरेलल में इसीलिए लगाते हैं ताकि ज़्यादा वाट का बल्ब है वो ज़्यादा तेज़ जले, ज़्यादा तेज़ ग्लो हो, और कम वाट वाला बल्ब है वो कम तेज़ ग्लो हो अकॉर्डिंग टू माई नीड। अब देखो पहले वाले ऑप्शन में दोनों सीरीज में लगा दिए तो ये तो कभी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी सीरीज में लगे ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है सिंगल, एक वॉट P1 है और यहाँ पे मान लो P दिया है, यहाँ क्या दिया P दिया है, और ये दोनों ये भी P वाट का है ये भी P वाट का, तो ये दोनों मिलकर 2P वाट के हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पोर्शन में 2P वाट का है ये ज़्यादा ग्लो करेगा, और जो C वाला ऑप्शन है उसमें केवल P वाट का है वो कम ग्लो करेगा। समझ गया ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका मतलब 12th क्लास का फिजिक्स है और उसमें ये पढ़ाया जाता है कि कौन सा मतलब जो बल्ब है वो कैसा ग्लो होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस करेक्टली डिस्क्राइब अ लीवर। अब देखो लीवर पे क्वेश्चन आया है। अच्छा हम आपको बता दे रहे हैं कि जब आप लोग NDA क्लियर कर दोगे तो उसके बाद में एक SSB होता है। SSB का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपका 3rd और 4th डे जो है वो आपका GTO का टास्क होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ठीक है। उसमें जो है आपके कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स में लीवर का बहुत बड़ा काम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको NDA में भी लीवर के बारे में पूछ लिया है, तो बहुत अच्छा काम किया है जो NDA के भी लीवर में पूछ लिया है, क्योंकि जब आप GTO का मतलब जब आपका 3rd 4th डे ऑब्स्टिकल्स होगा तो उसमें लीवर का बहुत बड़ा रोल है प्ले होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर क्या होता है। ये हम लोग की 6th क्लास की फिजिक्स पूछी गई, लीवर क्या होता है। आपको पता है सिंपल मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल मशीन क्या होती है। आपको 3 इडियट अगर पिक्चर याद आ रही होगी तो उसने सीधा बताया था सिंपल मशीन वो होती है जो मेरे काम को आसान कर दे। यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आप लोगों ने क्या किया, साइकिल ली, और साइकिल में आपको पता है कि यहाँ पे एक तरीके का एक आपका यहाँ पे पैडल लगा हुआ होता है, उधर भी एक पैडल लगा हुआ होता है, और ये आपका इस तरीके से एक पुली टाइप का होता है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, यहाँ पे हम लोग पैडल से चलाते हैं। हमारे जो चलाया गया है उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट बोलते हैं। ठीक है। हम जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। जहाँ पे चीज़ें मूव होती हैं जिस पॉइंट पे उसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं। पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार होता क्या क्या लीवर में, तो उसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं। और जिस चीज़ को साइकिल चला रही है, तो पीछे वाले पहिया को साइकिल चलाती है, तो उसको हम लोग लोड बोलते हैं। ये सारी बातें पहले समझ लेनी चाहिए। तो सिंपल मशीन काम क्या होता है, जो हमारे काम को आसान कर दे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि एफर्ट डालते हैं। एफर्ट डालने से मेरा जो फलक्रम है वो मूव करता है, और मतलब फलक्रम पे जो वो चीज़ लगी हुई है, यहाँ फलक्रम तो एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके इधर उधर चीज़ें मूव करती हैं। तो फलक्रम मूव नहीं करता है, मतलब फलक्रम एक फिक्स होता है, लेकिन फलक्रम के आसपास चीज़ें जो लगी वो घूमती हैं, जिसकी वजह से मेरा जो लोड है वो घूमता है और मेरी साइकिल चलने लगती है। तो ये हमारी होती है बेसिक फिजिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मशीन। उसी सिंपल मशीन में एक जो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। अब लीवर क्या होता है, लीवर आपकी सिंपल एक टेक्नोलॉजी है, सिंपल मैकेनिक्स है। लीवर में जैसे मान लो ये मेरे पास में एक लीवर है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक होगा फलक्रम। यहाँ पे क्या होगा, एक फलक्रम होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, ये अगर मैं इसको रफ कर दे पूरा तो हम आपको एक बताते हैं। मान लो ये ट्रायंगल हमने बना दिया है, इस पर मेरा एक फलक्रम रखा हुआ है। ठीक है। तो ये मेरा है फलक्रम, इसको हम लोग बोलेंगे फलक्रम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक्रम बोलेंगे। अब इस फलक्रम पे मान लो ऐसे करके हमने कोई भी एक बॉक्स रख दिया है लकड़ी का, और इस पे क्या किया, आप यहाँ पे आए। आप लोग खेल भी खेलते होंगे बचपन में, जब हम लोग जाते हैं पार्क में, तो एक बंदा इधर बैठता है, एक बंदा यहाँ बैठ जाता है ना। तो वो आपका सिंपल मशीन का काम है, लीवर का काम है। तो आप इस पे लगाते हो नीचे की तरफ एफर्ट। जब आप एफर्ट लगा रहे होते तो लोड ऊपर उठ जाता है, लेकिन लोड ऊपर ना उठे इसलिए लोड भी नीचे की तरफ लगाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस रहती हैं उस टाइम पे। इस लीवर को बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। ये मेरा कैसा लीवर है, ये मेरा फर्स्ट क्लास लीवर है। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि आपका फलक्रम जो होता है वो मिडिल में होता है।
फर्स्ट क्लास जो लीवर है उसमें क्या होता है, जो आपका फलक्रम होता है वो आपका क्या होता है, मिडिल में होता है। अब लीवर 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर और नॉर्मल लीवर वो एक ही बात होती है। अब आपका सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, सेकंड क्लास लीवर जो होता है उसमें जो लोड होता है वो, उसमें जो लोड होता है वो आपका बीच में होता है। इसमें फलक्रम बीच में है, इसमें लोड बीच में है, लोड आपका मिडिल में होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो आप लोगों ने घर में आपने क्या देखा है, आप लोगों ने घर में क्या देखा है, एक आप लोगों ने चिमटा देखा होगा जिसमें आप लोगों की मम्मी जो है वो रोटी सेकती होंगी। तो उस चिमटा के जो कॉर्नर वाले पॉइंट पे एक फलक्रम लगा है जहाँ पे चीज़ें मूव नहीं करती लेकिन वहीं से चीज़ें चलती हैं। तो हम आपको एक आपके सामने चिमटा ही बना दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर आपकी जो माता जी हैं, एक सेकेंड, सॉरी एक यहाँ पे गलती करके, चिमटा थर्ड क्लास का है, पहले हम आपको ये बताते हैं ये क्या होता है। तो ये जो सेकेंड क्लास में लोड बीच में होता है, इसका मतलब ये है कि आपका फलक्रम जो होगा बिल्कुल नीचे की तरफ होगा और हम लोग क्या करेंगे, फलक्रम ये मतलब यहाँ पे फिक्स्ड है। उसके बाद में एफर्ट लगाएंगे ऊपर की तरफ में और लोड लगाएंगे नीचे की तरफ में। ये आपका लोड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्लास है। और थर्ड क्लास के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्लास में आपका क्या होगा, थर्ड क्लास में आपका जो एफर्ट होगा वो बीच में होगा। ये आपका चिमटे का है, ये आपका चिमटा है थर्ड क्लास। इसमें एफर्ट जो है वो मिडिल में होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे फलक्रम होता है, यहाँ पे आप लोग एफर्ट लगाते हो और लोड आपका, ये आपकी रोटी यहाँ पे दब जाती है, यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हो तो ये आपका एफर्ट है, ये आपका लोड है। लोड मतलब जो काम करना है, और ये फलक्रम है। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो ये होता है कहानी। तो इस तरीके से ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप लोग जब एसएसबी देंगे तो आपको और पता लगेगा, वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर आपको बहुत मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया था आपका सेकेंड क्लास का लीवर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका, देखो लोड आपका नीचे लग रहा है, एफर्ट आपका ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और ये यहाँ पे फलक्रम है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड क्लास का लीवर। यही आपका पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन अमंग द फॉलोइंग डायग्राम में करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ ए स्काई डाइवर ड्यूरिंग अ जंप। तो आज हम आपको एक जो है हेलीकॉप्टर से जंप कराते हैं और उसमें सिखाते हैं कि कैसे एक स्काई ड्राइविंग जो है वो एक सफल होता है, कब पैराशूट ओपन होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए, तो जैसे मान लो मेरे पास में कोई एरोप्लेन है, तो ये एरोप्लेन के आपके, ये एरोप्लेन है मेरे पास में कोई एक, और इसमें जो है यहाँ पे एक बैठा है और ये कैसे करके एरोप्लेन है यहाँ पे लगा होता है, जहाँ से आप पीछे की तरफ से नीचे गिर जाते हैं। तो जब आप नीचे गिर रहे होते हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ से नीचे गिर गए, तो जब आप नीचे यहाँ पे गिरते हैं तो आपको ग्रेविटी जो है आपको अपनी तरफ से खींचती है कि आ जाओ भाई, अर्थ पे आके गिर जाओ। लेकिन साथ ही साथ आपके कुछ वहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स में मौजूद होते होंगे, वो आपको एयर रेजिस्टेंस एक पैदा करते हैं ऊपर की तरफ में, तो वो आपका एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ खींचते हैं और ये आपका ग्रेविटी खींचते हैं। धीरे धीरे जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको पता लगता है कि जो मेरी वेलोसिटी है वो पहले तो जीरो थी, जीरो से आपने स्टार्ट किया था। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन अराउंड 10 to 20 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। और इस मैक्सिमम वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल, इस मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इस मैक्सिमम वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इस मैक्सिमम वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मेरी यहाँ पे स्पीड और टाइम का पूछा गया था, तो देखा आपने क्या हुआ, सबसे पहले स्पीड 0 से स्टार्ट हुई और उसके बाद में इस वाले फिगर में भी यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम गया, इस वाले फिगर में डायरेक्ट मैक्सिमम गया। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से वेलोसिटी जो है एक डायरेक्टली एक जैसी मूव नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं करेगी। तो अब या तो ये सही है या ये, वो या तो ये सही है या ये सही है, ये दोनों क्लियर हो गए। मैक्सिमम आने के बाद में फिर हमने पैराशूट ओपन किया। तो जब हम लोग पैराशूट ओपन करते हैं, ऐसे तरीके से पैराशूट होता है, ये आप लोग इसको टांग के ऐसे नीचे की तरफ आते हो, तो जब पैराशूट ओपन करते हैं तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होकर बहुत ही कम वेलोसिटी बन जाती है। तो इसमें वेलोसिटी में आने में टाइम लग रहा है, जबकि ये यहाँ पे वेलोसिटी सडन आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट होगा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके आप लोग नीचे की तरफ आ जाते हो। जब पैराशूट ओपन होता है तब आप लोग उतनी स्पीड से नीचे नहीं गिरते हो जितनी स्पीड से जब पैराशूट ओपन नहीं था तब गिरते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तब ग्रेविटी ज़्यादा थी और एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स था वो कम लगता था और ग्रेविटी तब ज़्यादा लगती थी। लेकिन जब पैराशूट ओपन हो गया तो ग्रेविटी जो है वो लग रही है, अभी भी उतनी ही ग्रेविटी लग रही है, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है, वो ग्रेविटी से भी ज़्यादा लग रहा है। मतलब ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बैलेंस रहेंगे तो हम लोग हवा में ही रहेंगे, लेकिन ग्रेविटी से थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से अब हम उतनी स्पीड में नहीं गिर रहे जितनी स्पीड में हमको गिरना चाहिए था।
इसलिए जब हम लोग पैराशूट ओपन करते हैं तो हम लोग को चोट कम लगती है, ठीक है ना। ये बर्नौलीज थ्योरम पे ऊपर बेस्ड है पूरा। यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन जाता है, ये आपको ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करता है, जबकि ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। और मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, शायद सबसे लास्ट है, एक बार ट्राई करते हैं। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लिखा है, द फिगर गिवन बिलो शोज द डायरेक्शन ऑफ द टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग ऑन ए स्काई डाइवर। तो आपको अभी भी बताया कि ये आपका फोर्स हो जाएगा कौन सा, ये आपका ग्रेविटी हो जाएगा, और ये वाला जो फोर्स है ये आपका एयर रेजिस्टेंस फोर्स हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टू फोर्सेस। फोर्स पी इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी, सही है। फोर्स क्यू इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है लेकिन कंप्लीटली फ्रिक्शन नहीं बोल सकते। तो ए सही तो हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली पूछा गया है कि देखो जब हम लोग 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम लोग बेस्ट ऑप्शन सर्च करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन में ये हो सकता है, लेकिन पहले दूसरा पढ़ना पड़ेगा। व्हेन द फोर्स पी इज बिगर देन फोर्स क्यू, मतलब ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, ये वाला कूदा ही कूदा है उस टाइम पे। द स्पीड ऑफ द स्काई डाइवर रिमेन सेम, नहीं पहले बढ़ती है। हमने आपको बताया था जब आपका ये वाला फोर्स ज़्यादा होता है, नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, तो ये तो गलत है। नीचे लिखा होगा आफ्टर द पैराशूट्स ओपन द फोर्स पी रिमेन सेम, ये तो हमेशा सेम ही रहता है, बिल्कुल सही है। वाइल द फोर्स क्यू इंक्रीजेस, ये वाला इंक्रीज कर जाता है, ये भी एकदम सही है, ऑप्शन है सी। आफ्टर द पैराशूट्स ओपन फोर्स पी डिक्रीज, ये तो कभी नहीं सही होगा। इसका मतलब इसके जो ऑप्शन है ए और सी दोनों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ना कि ए है। इसमें डाउटफुल है कि एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है या नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तो बेसिकली बॉडी और एयर के टच से ही फ्रिक्शन जनरेट होता है, राइट। लेकिन इसमें जो है आपका प्रेशर का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन है। तो इसलिए स्काई डाइवर पे इस बार कितने क्वेश्चन आए थे, इस बार 2 क्वेश्चन स्काई डाइवर पे देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन द बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज बी एंड आई। तो ये आपका बी दिया है, इसका मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है। अभी हमने आपको बताया था कि जब भी कभी ये 3 सर्किट आपस में दिए गए होते हैं तो इन सरफेस का जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 एम्पियर की करंट है यहाँ पे, तो ये 3 एम्पियर की करंट जब 100 ओम से होकर गुजरेगी तो 3 × 100, यहाँ तो बी क्या आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा 3 × 100, मतलब का 300 ओम आ जाएगा। तो ये आपका जो वोल्टेज आ गया वो आपका 300 वोल्ट होगा। ये 300 वोल्ट इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। अब हमसे करंट पूछिए आई पूरे सर्किट में क्या होगी। तो आई निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो 1/, क्योंकि ये पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/300। तो ये आपका आ जाएगा 300, तो ये आपका आएगा 3 प्लस ये आपका 1.5 प्लस ये आपका 1, तो 1/ जो R इक्विवेलेंट आ गया, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका 300 और डिवाइड बाई 3145, तो 5.5 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3000/55, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या होता है, बी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, B/R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी हमारा है 300, यहाँ पे सॉरी ओम नहीं वोल्ट होगा, ये आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे वोल्ट होगा, ये आपका ओम होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3000 और ऊपर आएगा 55, तो ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 से ये 10 टाइम्स आएगा, तो ये आपका 5.5 एम्पियर आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। 300 वोल्टेज है और आई आपका 5.5 एम्पियर है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, ओम्स लॉ पे बेस्ड था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल कॉन्केव मिरर। तो एक मेरे पास में कॉन्केव मिरर है जिसका यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे आर होता है। तो इस वाले पॉइंट पे हमने क्या कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर मान लो हमने कोई भी इस पर ऑब्जेक्ट रखा है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये तो फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे बनता है, आर पे ही बनता है, आर पे ही बनता है, मतलब कर्वेचर पे ही बनता है। दूसरा सेम साइज का बनता है, ठीक है। और आपका क्या होता है, आर पे बनता है, सेम साइज का बनता है और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी है, तो इसका एट इन्फिनिटी नहीं होगा, ये सही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं पे बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। तो आपको बताना चाहिए मायोपिया क्या होता है। तो मायोपिया वो होता है, एक पर्सन है जिसको पास का तो बहुत अच्छे से दिखाई देता है, मतलब नियर ऑब्जेक्ट है ना वो इतना क्लियर देख लेता है, पूछिए मत। तो पास का तो उसे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, फार ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पा रहा है। आजकल के बच्चों में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन सबको मायोपिया होकर रखा है। तो जितने भी आपके नौजवान हैं, यूथ हैं, उन सबको मायोपिया है,
ठीक है, वो पास की चीज़ें तो देख पा रहे हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। एक आपका होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आपका फार ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत अच्छे से देख ले रहा है, लेकिन जो आपका नियर वाला ऑब्जेक्ट है उसको वो दूसरे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया कि जैसे मान लो आप हो, ठीक है, और आपके ये हाथ में आप एक बुक पकड़े हो और ये बुक है 25 सेंटीमीटर से कम रखी है। यानी कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ए पर्सन फेल्स टू रीड अ बुक बिलो 25 सेंटीमीटर्स। एक किताब उसके हाथ में जो 25 सेंटीमीटर से पहले रखी है, उसको वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको कौन सा रोग है? तो उसको कोई भी रोग नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस है जो पढ़ने की वो आपकी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसलिए उसको कोई भी रोग नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा ए व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द रेस्ट। तो भाई एक व्हीकल है, उसने रेस्ट स्टार्ट किया और ऐसे चला गया, तो व्हीकल का यू इक्वल टू 0 दिया गया है फर्स्ट टी सेकेंड में, तो टी सेकेंड में चला गया और उसने एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन इन नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर। द टोटल डिस्टेंस, जब डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको पता है यस इक्वल टू होता है क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने पहली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ से यस कितना निकल के आएगा, यू टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि यू तो 0 है, ये हो जाएगा हाफ, एक की वैल्यू हो जाएगी टी और टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो भाई फर्स्ट 10 सेकेंड में उसने टी स्क्वायर मीटर की डिस्टेंस कवर करी है। कह रहा है देन इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अब देखो जब कोई बॉडी यहाँ पर आई होगी तो कुछ ना कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो हम लोग उसकी वेलोसिटी भी निकालेंगे 10 सेकेंड, वो टी सेकेंड बाद। तो टी सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू प्लस ए टी होगी। इसका मतलब बी इक्वल्स टू यू तो 0 हो जाएगा, ए कितना, ए आपका 2 है और टी है, यहाँ नहीं कि यहाँ पर उसकी जो बी होगी वो आपकी 2 टी होगी। अब वो कह रहा है कि इसी बॉडी को 10 सेकेंड तक चलाओ, तो अब इस बॉडी को 10 सेकेंड तक चलाएंगे तो क्या डिस्टेंस होगी, यस इक्वल्स की, अब उसका जो बी है वो इसके लिए यू का काम करेगा, तो यस इक्वल्स टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे u की जगह पे बोला b डालेंगे, तो b क्या हो जाएगा आपका 2 टी है, b आपका क्या है, b आपका 2 टी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टी और टाइम दिया है नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो यहाँ पे रखेंगे 10 प्लस का 1/2, a आपका दिया है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t आपका है 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 20 टी, ये आपका यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 10, तो ये आपका 250 आ जाएगा। तो पहली बार में डिस्टेंस उसने टी स्क्वायर कवर करी है, दूसरी बार में डिस्टेंस उसने 20 टी प्लस का 250 कवर करी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस 550 कवर करिए, इसका मतलब ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस का 20 टी प्लस का 250 इक्वल्स टू 550। तो 550 को उधर ले आएंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस का 20 टी माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का 30 टी माइनस का 10 टी माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। तो जब टी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, टी प्लस 30 और माइनस का 10 कॉमन लेंगे तब आएगा टी प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, टी प्लस 30 कॉमन ले लेंगे, टी प्लस 30, तो टी माइनस 10 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब दो पॉलिनोमियल का सम 0 मतलब मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0। इसको 0 करेंगे टी इक्वल्स टू माइनस 30 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, इसको 0 करेंगे टी इक्वल्स टू 10 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन ऑफ मोशन पे बेस्ड था। ये क्वेश्चन क्या है, बोले पंपकिन है जिसका वेट 7.5 न्यूटन है, इसका मतलब पंपकिन का जो वेट दे रखे 7.5 न्यूटन, तो एम जी होता है, तो ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन। तो यम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7.5 डिवाइड बाई 10, तो यम आ जाएगा 0.75 किलोग्राम। भाई 0.75 किलोग्राम का पंपकिन आपके पास में, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ऑन सबमर्जिंग इट कम्प्लीटली इन वाटर, भाई इसको वाटर में सबमर्ज कर रहे हैं, जैसे ही सबमर्ज का केस आ जाए आप समझ लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगने वाला है, ठीक है। कह रहे हैं 3.4 लीटर ऑफ वाटर गेट डिस्प्लेस्ड। अब आपको पता है कि अगर मान लो कोई भी वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो पॉइंट फोर्स वहाँ से निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, डिस्प्लेस्ड वाटर कितना है वो निकालेंगे। डिस्प्लेस्ड वाटर आपका दिया है कितना, 3/4 लीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1/1000 मीटर क्यूब, यानी इसका मतलब ये हुआ 3/4 इंटू 1/1000, यही तो होगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, अच्छा इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75 डिवाइड बाई 1000, तो आपका ये 3 और लगा दो 0, तो 0.00075 मीटर क्यूब ये आपका आ जाएगा जो पंपकिन ने वाटर डिस्प्लेस्ड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पंपकिन है कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया है, ठीक है ना।
लेकिन 3/4 ही वाटर केवल डिस्प्लेस्ड हुआ है जब उसने क्या किया, कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया है। तो अब मेरी जो डेंसिटी ऑफ किसकी पूछा क्या गया, डेंसिटी ऑफ द पंपकिन पूछा गया। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द पंपकिन होता क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास पंपकिन का दिया है कितना, 0.75, जो हम लोगों ने निकाल लिया ऊपर। और क्या पूछा है, पंपकिन का वॉल्यूम क्या होगा, तो पंपकिन का वॉल्यूम वही होगा जो उसने वाटर को डिस्प्लेस किया है, मतलब 0.00075। ठीक है, तो यहाँ से ले जाएंगे तो 10⁵ होगा, यहाँ से ले जाएंगे तो 10⁵ होगा, तो 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 1000 kg/m³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, पूछा गया था। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एन इनकेंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स 20% ऑफ इट्स पावर कंजप्शन इनटू लाइट। ठीक है, एंड द रिमेनिंग पावर इज डिसिपेटेड एज हीट। क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे मेरे पास में एक बल्ब है पावर P का, तो इसका जो है 1/5, 20% तो 1/5 होता है, ये तो केवल लाइट जनरेट करने में जा रहा है, और इसका जो 4/5 है ये हमारा हीट जनरेट करने में जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, कह रहे हैं द बल्ब फिलामेंट हैज अ रेजिस्टेंस, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस वो आपको दे दिया गया 200 ओम। अच्छा, बल्ब की करंट दे दी I = क्या दे दी है, वो आपकी दे दी 2 एम्पियर। तो आपको पता होना चाहिए कि H = क्या, P = क्या होता है, I² R होता है। तो ये हो जाएगा I² मतलब 4 × 200, तो ये आपका आ गया 800 वाट। 800 वाट टोटल जो है बल्ब की पावर है। अब 800 वाट में से लाइट में कितना कन्वर्ट होता है, तो 800/5 मतलब 160, और ये 6, तो ये 160 जो वाट है, 160 वाट है वो लाइट में जाता है, और 640 वाट है वो आपका किस में चला जाता है, वो आपका चला जाता है हीट में। अब क्या कह रहे हैं, इस बल्ब को ऑन रखा गया, टाइम आपका दिया है 10 आवर, 10 आवर के लिए इस बल्ब को ऑन रखा गया। ओ अच्छा, बिल पूछ रहे, चलो आपको बिल निकालना बताते हैं। बिल कैसे निकालते हैं, बिल निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ यूनिट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट होता है, क्या होता है, वाट, कितने वाट का बल्ब है और कितने बल्ब है, इंटू आवर, कितने आवर के लिए चला है, इंटू डेज, कितने दिन के लिए चला है, अपॉन में 1000। तो यूनिट कितना आएगा। अब वॉट यहाँ पे कौन सा वाला लेंगे, ये 160 वाला, क्योंकि जो लाइट में यूज़ हो रहा है केवल अपने लिए, तो वही मतलब है। तो 160 × 10 इंटू डेज आपका 1 ही है, तो 1 रख देंगे, अपॉन में 1000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका नंबर ऑफ़ यूनिट आ गया 1.6 यूनिट। तो 1.6 यूनिट उसने लाइट को जलाने में खर्च किया है। पूछा गया प्रोड्यूसिंग लाइट, कितनी प्रोड्यूस करी लाइट। अब 1 यूनिट का बता रहे हैं 5 रुपया है आपके में, तो 1 यूनिट का आपका कितना रुपया, 5 रुपया। तो 1.6 यूनिट का कितना होगा, 1.6 × 5 मतलब कि 8 रुपये आपका बिजली का बिल आएगा। तो डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आप नोट करके रखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट आपका क्या होता है, हीट आप समझ लीजिए पहले, हीट क्या होता है। हीट जो है एक तरीके की आपकी एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी होती है, लेकिन किसकी वजह से एनर्जी होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब आपका एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, उसके वजह से जो एनर्जी होती है, रिलीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। तो लिखा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम, नहीं ये नहीं होगा। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू, अरे ये भी नहीं होगा। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू, ये सही है, सी ऑप्शन। द चेंज इन बॉडी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हीट आपका क्या होता है, एनर्जी होती है एक तरीके की, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है द मास ऑफ द 2 प्लैनेट आर इन द रेशियो ऑफ 1:7। तो अगर एक का मास m1 जो है वो अगर 1 kg है, तो m2 जो है वो आपका 7 kg है। रेडियस कितना दिया है, मतलब डायमीटर और रेडियस की रेशियो मतलब सेम ही होता है। तो R1 आपका दिया है 2 सेंटीमीटर सपोज ले रहे हैं, और R2 आपका दिया है 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है ना। पूछा क्या है, पूछा लिखा है द रेशियो ऑफ द फोर्सेस विच दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर। अब मेरी बात सुन लो, मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इन दोनों बॉडी का जो मास, जो फोर्स है, जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं, वो दोनों फोर्स के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये बॉडी इस पर जितना फोर्स लगाएगी वही बॉडी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो 1 × 7, पहली बॉडी भी 7 लगाएगी, दूसरी बॉडी भी 7 लगाएगी, कहने का मतलब दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बताओ, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जब भी कोई भी 2 प्लैनेट आपस में एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, तो वो दोनों ही एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूटन ने बताया था। तो यह फिर क्या होता है, m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, और ये आप लोग कन्फ्यूज मत होना, ये r1 और r2 जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो तो हमेशा कांस्टेंट ही होगी। तो इसलिए m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर ये इस पर F1 फोर्स लगा रहा है और ये इस पर F2 फोर्स लगा रहा है, तो दोनों ही F1 और F2 आपस में बराबर होंगे।
ठीक है, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, एक कार है वो 100 किलोग्राम की है, तो भाई कार जो है वो आपकी 100 किलोग्राम की हो गई। उसके बाद में कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 4 72, तो यू आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या क्या, स्ट्रेट रोड पे चल रही है भाई। द ड्राइवर सडनली प्रेसेस द ब्रेक लगा दिया। जैसे ही ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुक जाएगी, लास्ट में गाड़ी रेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, b = 0 मीटर पर सेकेंड। द कार स्टॉप्स इन t = दिया है 0.2 सेकेंड। पूछ रहा है द रिटार्डिंग फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए चाहिए। ए होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसका मतलब 0 माइनस का 20 अपॉन में 0.2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन में 0.2, ये 2 ऊपर जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका माइनस का 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस क्यों दिया है, ये माइनस इसलिए दिया है क्योंकि बॉडी आपका रिटार्ड हो रही है, रिटार्डिंग फोर्स। तो यह फिजिकल टू आपका यम होता है। यम आपका कितना दिया है 1000, यम आपका कितना दिया 1000 दिया है। ए आपका कितना दिया, ए आपका माइनस का 100 मतलब कि 100 हो गया, तो 10⁵ आपका आंसर आ जाएगा। तो 10⁵ का मतलब क्या होगा 100K, तो इसलिए डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ बॉल ऑफ मास 320 ग्राम, इट हैज 625 पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन रिलीज फ्रीली फ्रॉम द हाइट द स्पीड विद विच इट विल हिट द ग्राउंड। अब मेरी बात समझिए, जैसे मान लो मेरे पास में एक बॉल है और इस बॉल को हमने ऊपर से गिराया। देखो जब बॉल टॉप पे होती है ना, तो बॉल के पास में जो mgh होता है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी 0 होती है। लेकिन जब बॉल ज़मीन पे गिरती है तो इसकी जो mgh होती है वो आपकी 0 होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये है कि जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही होगी या ऊपर से नीचे जा रही होगी, ये दोनों एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपकी mgh है वो आपकी एक्सचेंज हो जाएगी आपकी हाफ mv² में, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए है वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को हाइट चाहिए होगी, तो हाइट निकालने के लिए हम लोगों को mgh दिया है। तो mgh की वैल्यू कितनी थी 625, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 625 अपॉन में mg। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे g × 625 अपॉन में mg = हाफ b²। ठीक है, g से g कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 620 डिवाइड बाई, और नीचे आपका कितना मास दिया है 320 ग्राम दिया है, तो ग्राम को बदलने के लिए 0.320 ग्राम लगाएंगे, और ये 2 का आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका यहाँ पे b² लिख देंगे। ठीक है, तो अब 2 से ये कैंसिल करेंगे तो आपका ये जाएगा 0.160 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका कितना है 625 है, एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पे 625 है, तो अब आपका आ जाएगा 625 डिवाइड बाई 160, और ऊपर में 1000 का ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट जब हटाएंगे ना तो 1000 ऊपर आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये b² है। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 25 का, 625 का अंडर रूट होता है 25, 100 का अंडर रूट होता है 10, और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 125 डिवाइड बाई 2, तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 62.5 मीटर पर सेकेंड। ये एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी बॉल है जब नीचे से ऊपर जाती है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मतलब पोटेंशियल एनर्जी में, और जब ऊपर से नीचे आती है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक व्हीकल है, स्टार्ट करती है रेस्ट से और उसके बाद में एक्सीलरेट होकर ईस्ट की तरफ 10 सेकंड के लिए जाती है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक व्हीकल है और उस व्हीकल को बनाएंगे यहाँ से, और ईस्ट की तरफ आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन तो ऐसे होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे है ईस्ट, एक व्हीकल यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब u = 0 हो जाएगा, टाइम आपका 10 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो हम यहाँ से u निकाल लेते हैं, यस = होता है ut प्लस हाफ at², 2 से 2 कैंसिल, तो यस आपका 100 मीटर आ गया। तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस 100 मीटर की कवर करी है। फिर क्या हुआ, देन इट स्टॉप सडनली, उसके बाद में यहाँ पे रुक गई आके। तो जब ये यहाँ पे रुक जाएगी तो इसका जो b हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और फिर क्या हुआ, देन इट एक्सीलरेटेड अगेन एट अ रेट ऑफ 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड टुवर्ड्स द साउथ। अब की बार ये साउथ में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा b0 है वो इसके लिए u0 का काम करेगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो आप फिर से डिस्टेंस निकालेंगे तो यस = हो जाएगा u0 है तो 0 × 10 + 1/2 ×
ये आपका 4√2 है इंटू, और ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम जाएगा, तो यस आपका आ जाएगा 100, ये आपका आ जाएगा 200√2, तो यहाँ पे लिख देंगे 200√2 मीटर। अब क्या पूछा, द नेट डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, जो आपका ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आपका 90 डिग्री है, तो आपका ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनियस, तो आपका हाइपोटेनियस होगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और प्लस 200√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यस की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा हम एक काम करते हैं, अगर हम 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये तो बचेगा 1 प्लस, और यहाँ से बचेगा 2√2 का स्क्वायर होता है 8, तो आपका ये क्या हो जाएगा √9 इंटू 100 का स्क्वायर, तो 9 का आएगा 3, 100 का आएगा 100, तो 300 मीटर इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन सी नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एट विच टेम्परेचर डज लिक्विड वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ हम आपको बता देते हैं। देखो जनरली क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वाटर के साथ में है। प्रॉब्लम किसके साथ में, वाटर के साथ में। वाटर का क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, जब हम लोग वाटर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उस टाइम पे जो इसका वॉल्यूम होता है वो घट जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है, और इस टाइम पे उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, वॉल्यूम आपका मिनिमम होता है। इस वाले पॉइंट्स पे आपकी डेंसिटी जो है कम होती है, ठीक है, 0 भी बोल सकते हैं, और जो वॉल्यूम होता है वो आपका इस वाले पॉइंट पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पूछा गया एट विच टेम्परेचर डज लिक्विड वाटर मैक्सिमम डेंसिटी, तो आंसर होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लेकिन सेंटीग्रेड में तो आंसर दिए नहीं, आंसर तो आपका केल्विन में दिया है। तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, फार्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F - 32/9 इक्वल्स टू K - 273/5। ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं, ये आपका सेंटीग्रेड, ये फ़ारेनहाइट और ये आपका केल्विन है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि अगर सेंटीग्रेड में 273 हम ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर जो है केल्विन में मिल जाता है, तो केल्विन में आंसर होगा 277 केल्विन। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका 2 फोकल लेंथ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पावर इतना एंड इतना। तो देखो 2 लेंस आपके रखे गए हैं, तो एक आपका ये वाला लेंस रखा गया है और इसी के जस्ट बगल में चिपका के एक दूसरा लेंस रखा गया है, ये वाला। अभी हमने एक प्लस एक माइनस क्यों बनाया, क्योंकि हमको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर जो है पॉजिटिव होती है और जो कॉन्केव लेंस है उसकी पावर जो है नेगेटिव होती है। एक की पावर पॉजिटिव दी है, एक की पावर नेगेटिव दी है, दोनों चिपका के रखे गए हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन जो पावर होगी, पावर इक्विवेलेंट होगी, वो क्या होगी P1 + P2। इसका मतलब 2.5 - 2.0, तो 0.5 डायोप्टर, ये आपकी इक्विवेलेंट पावर होगी। अब पावर का फार्मूला होता है P = 1/F। कब होता है, जब F आपका किस में हो, मीटर में हो, और एक होता है आपका P = 100/F। ये कब होता है, जब F आपका सेंटीमीटर में हो। आंसर मेरा मीटर में दिया गया है, तो हम लोग F इधर ले जाएंगे, तो F = होगा 1/P, तो F = होगा 1/0.5, 0.5 का 0 पर आ जाएगा, पॉइंट हटा के, तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर। देखो कोई ऑप्शन है, देखिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, प्लस का 2 मीटर। ठीक है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। ऐसे हम लोग अगर फोकस का भी निकालते हैं तो फोकस का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 1/F = 1/F1, 1/F = 1/F1 + 1/F2। ये फोकस का, 2 अगर फोकल लेंथ दी जाती तो हम लोग ये फार्मूला लगाते, पावर दिया तो ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द AC मेन्स डोमेस्टिक सप्लाई करंट इन इंडिया चेंजेस डायरेक्शन इन एवरी, ये आपका सी, वो आपका डी, मतलब बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो जो AC करंट होती है ना अपने इंडिया में, वो आपकी 220 वोल्ट होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है उसकी, 50 हर्ट्ज की। तो आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और F = 1/T होता है। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/F, तो इसलिए 1/50। तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। जो आपके घर में बल्ब जल रहा है वो 1 सेकेंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है, क्योंकि ये देखिए ऐसा होता है, इस तरीके से ये फिगर बनता है। ये इसने अपना 1 चक्कर कंप्लीट किया है, ठीक है ना, तो ये आपका 100 बार चलता है, 100 बार बुझता है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम स्लाइड्स ऑन ए रफ ऑरिजेंटल प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन सरफेस बना दीजिए, उस पर एक ब्लॉक रख दीजिए, वो जो ब्लॉक है वो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। ठीक है, वो स्लाइड कर रहा है। लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो आपका यू दिया है,
10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में इट कम्स टू रेस्ट, तो आपका बी इक्वल्स टू 0 दे दिया है। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यस इक्वल्स टू आपका 20 मीटर दे दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो यफ इक्वल्स टू पूछा गया है आपका। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। तो बी तो आपका 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ रही, तो ए आपका नेगेटिव होगा, तो यहाँ से आएगा 2, या फिर हम नेगेटिव नहीं प्लस भी लेके चलते हैं, 2 इंटू ए इंटू 20, तो ये आपका जाएगा माइनस का 100 इक्वल्स टू 40a। 0 से 0 जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5/2 आ गया है। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5/2 आ गया। तो अब जो फोर्स होगा एफ होगा वो क्या होता है, एम ए होता है। तो फोर्स आपका एम ए होता है, एम कितना दिया गया 2, ए कितना दिया गया माइनस का 5/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू जो आपका आंसर होगा 5 न्यूटन होगा। 5 न्यूटन इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग आया था, ठीक है। इसमें यहाँ पे 20 किलोग्राम होना चाहिए, तो आपका 50 न्यूटन आंसर आएगा, लेकिन इसमें मिस्टेक्स थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है, इसमें सबको बोनस नंबर मिला होगा, ठीक है। तो 5 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होता है। वैसे हम आपको नॉर्मली बता दें, अगर पेज खाली होगा, देखो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी पे mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यह आ जाएगा या फिक्स टू म्यू इंटू एन। अच्छा, एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है mg, एन देखो एक दूसरे के डायरेक्टली मतलब बराबर है, तो यह फिक्स टू हो जाएगा म्यू mg, ठीक है। और यह फिक्स टू एम ए भी होता है, एम से अगर कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, म्यू जी आ जाएगा। तो इसलिए हमने आपका क्या किया, म्यू तो इसमें चूंकि दिया नहीं गया था, तो हमने इसमें एफ इक्वल्स टू एफ म्यू जी वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, एफ इक्वल्स टू एम ए वाला लगाया, क्योंकि जो ए है वो म्यू जी के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे म्यू जी रख दें तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एम इंटू जी, ठीक है। तो ये आपका 5 न्यूटन आंसर, ये कोई भी सही नहीं है, सारे गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, गिवन बिलो आर द 4 केसेस इन विच सर्टेन हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। और आपको डिफरेंट डिफरेंट इसमें दिए गए हैं, और आपको देख के ये बताना है कि किसमें जो है, जो अकॉर्डिंग टू आप मतलब क्वेश्चन पूछा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो आपका पूछा गया है, ये किस में लागू होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो यही समझना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये आपका 11th का पार्ट है। अब देखो पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से भी पहले हम लोग ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है कि आइस इज मेल्टिंग, क्या लिखा है, आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो आपका सराउंडिंग पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, जब आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा सराउंडिंग से, तब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला वाला केस लिखा है आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें सराउंडिंग का आइस मेल्ट कर सकती है वाटर के थ्रू, तो ये आपका सराउंडिंग का केस बन सकता है, इसको हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद में दूसरा क्या लिखा है, वाटर इज बॉइलिंग इन एन ओपन कंटेनर, तो वाटर कभी भी सराउंडिंग के साथ में बॉयल नहीं कर सकता है, तो इसलिए सेकंड वाला तो कैसे भी नहीं होगा। थर्ड वाला क्या लिखा है, अब मेटल रॉड इज हीटिंग, मेटल कभी भी अपने सराउंडिंग से हीट नहीं कर सकती है, तो इसलिए आपका ये थर्ड वाला भी नहीं होगा। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ में आपका दिया गया है कि ए कप ऑफ कॉफ़ी इज़ अलाउडेड टू कूल ऑन ए टेबल, तो एक कॉफ़ी है, मतलब एक कॉफ़ी है, और वो जो कॉफ़ी है वो अपने आप कूल हो जा रही है, तो ये कूल हो सकती है। क्यों हो सकती है, सराउंडिंग के थ्रू हो सकती है ये कूल। तो न्यूटन्स का जो आपका लॉ ऑफ कूलिंग है वो कहता है माइनस का dH/dt, जो हीट में आपका चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, ठीक है। हम इसका फार्मूला भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये होता है आपका H1 माइनस H2 अपॉन में T इक्वल्स टू माइनस का K ब्रैकेट में जो आपके दो टेम्परेचर हैं θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2 उनका मीन माइनस का θ0, और ये जो θ0 है ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग सबसे पहले यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो आपका सेकेंड वाला दिया जाएगा उसमें K की वैल्यू रख देंगे, तो आपका वहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, आइस मेल्ट हो रही है एक ग्लास में फुल ऑफ वाटर, तो वो सराउंडिंग की वजह से मेल्ट हो रही है,
या फिर अंदर ही अंदर मेल्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर ए भी डाउटफुल है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर आइस को रख के छोड़ दिया जाता और बोला जाता कि सराउंडिंग की वजह से मेल्ट हो रही है तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को भी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आइस जो मेल्ट हो रही है इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, उसके अंदर वाटर है, उसमें ही मेल्ट हो रही है, तो इसलिए हम लोग पहले वाले को भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्लास का क्या है, ये हम लोगों ने आप यहाँ पे NDA 2024 के आपको फिजिक्स के PYQs कैसे करा दिए हैं। आपने जो हमें पिछली वाली वीडियो में बहुत सारा प्रेम स्नेह दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को भी फिर से उतना ही प्रेम दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हमने आपको इस वाली वीडियो में बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास किया है एंड आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी लगता है, कोई भी इंप्रूवमेंट या किसी भी टॉपिक की नीड आपको लग रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए तो हम आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करेंगे और जल्द से ही जल्द हम आप लोगों के लिए नई वीडियोज़ भी लाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिशन एग्ज़ाम चैनल का नाम है और इसमें हमारा केवल एक ही काम है कि हम आपके एग्ज़ाम को टारगेट करके ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है।